अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम टू द शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। प्यारे से चेहरे आपकी सुबह को मजीद हसीन बनाने के लिए मौजूद हैं और आज हमारे साथ और भी दो बहुत ही प्यारे से चेहरे मौजूद हैं जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं और आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद हैं और इनका साया सलामत रहे तमाम ही उन आर्टिस्ट के ऊपर जो नए आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग बचपन में देखते थे हलीमा प्रोग्राम्स वगैरह या अभी भी कोई ड्रामा चल रहा होता है, तो हमारे अम्मा अब्बा कहा करते थे हमारे दौर के ड्रामास बहुत अच्छे हुआ करते थे। उस वक्त जो एक्टिंग हुआ करती थी वो असल में एक्टिंग हुआ करती थी, जान डाल देती थी। आजकल तो सब चीज़ें जो है ना वो कमर्शलाइज हो गई हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ज़रा, जो हमने बाकी प्रोग्राम्स में भी गाए बगैर डिस्कस करते रहे हैं कि पुराने वक्त का कंटेंट कैसा था, एक्टिंग कैसी थी, उस वक्त की स्ट्रगल कैसी थी। टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं हम मयार खो तो नहीं बैठे। तो ये हमारा टॉपिक होगा और दो जो बहुत प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं अपने बाएं जानिब से आगाज़ करना चाहूँ तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके ड्रामाज आपने बेशुमार देखे हैं और उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। थिएटर, फिल्म, रेडियो, ड्रामा। मेरी मुराद हमारे अपने इस्लामाबाद के जनाब अंजुम हबीबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमने एक नए धुले धुलाए चैनल पर बिठा दिया और गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। हमने रिक्वेस्ट किया, आप आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। और दाईं जानिब में आऊँ तो हमारी एवरग्रीन लिविंग लेजेंड मोहतरमा लैला जुबैरी साहबा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का इस प्रोग्राम में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक नया चैनल, एक फ्रेश चेहरे और इतने प्यारे प्यारे होस्ट, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताता चलूँ कि ये दो शख्सियात वो हैं जिनको इस्लामाबाद रावलपिंडी में जिस भी जगह पर हमने बुलाया, रिक्वेस्ट की कि मैम वक्त निकालें, सर वक्त निकालें, तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया अगर इनके पास वक्त हो और ये इस्लामाबाद में मौजूद हों। तो हमारी ख्वाहिश थी कि दोनों शख्सियात एक साथ हमारे साथ मौजूद हों, तो आज दोनों शख्सियात मौजूद हैं। मैम, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ, आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुना, आपने आगाज़ कहाँ से किया, एक चीज़ दोनों में जो कॉमन आई सबसे ज़्यादा कि आप दोनों के वालिद जो थे वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान सबसे पुराना भी हमारा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आज़ादी के वक्त से। ऐसा ही तो रेडियो पाकिस्तान की कुछ जर्नी अगर हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मेरे फादर का ताल्लुक़ रेडियो से था, तो इसी वजह से मुझे शौक़ हुआ। जब उनके साथ हम जाते थे और देखते थे, सुनते थे वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं बच्ची थी उस वक्त, तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे जाना है रेडियो पे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके ऑडिशन दे दो, मैं और मेरी बहन बेला, हम दोनों। उन्होंने कहा तुम अगर अप्रूव हो जाओ तो कर लो काम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेरा नाम ना लेना ऑडिशन से पहले। लिहाजा हम लोग गए, जाके ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गए दोनों। तो फिर उन्होंने जब वालिद का नाम पूछा, बताया जमील ज़ुबैरी, तो वो लोग बड़े हैरान हुए। उनका आपने पहले क्यों नहीं बताया, ज़ुबैरी साहब की बेटी है। मैंने कहा जी उन्होंने सख्ती से मना किया था। तो इस तरह से आगाज़ हो गया। स्कूल ब्रॉडकास्ट उस ज़माने में हुआ करता था, स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम, उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम, और फिर होता था कहकशां, मज़ाहिया खाकों का प्रोग्राम, स्टूडियो नंबर 9 ड्रामों का, इन सब में काम किया और बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तो समझे कि एक तरह से ग्रूमिंग वहाँ पे हुई, जो ट्रेनिंग हुई ना, वॉइस ट्रेनिंग, डायलॉग ट्रेनिंग। रेडियो पे ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता था कि स्ट्रेसेस, पॉजेस, तलफ़ुज़, ये सारी चीज़ें सही हों। बिल्कुल। तो जो लोग आमतौर से रेडियो से टेलीविज़न की तरफ आए हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत बेहतर होती है उन लोगों से जो डायरेक्ट आए होते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है। क्यों अंजुम साहब? ठीक है। अंजुम साहब से भी मैं यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि अंजुम साहब तो माशाल्लाह से तमाम प्लेटफॉर्म्स को करके आज भी रेडियो के साथ मुंसलिक हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं एक फ़नकार था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। जब तक अभी मैं इस फील्ड में जब आया हूँ उसके बाद, ये क्या महज एक इत्तेफाक था कि मैं एक रेडियो में चला गया। अपने एक अंकल ही कह लें, मेरे अंकल थे वो याकूब लाली साहब, अल्लाह ने गरीक रहमत करे। तो क्योंकि बचपन में हमारा उनसे साथ मुलाकात थी जब मेरे वाले साहब रेडियो पाकिस्तान पिंडी में हुआ करते थे। हम छोटे होते तो उनके घर में आने जाना था। तो जब जहाँ मेरी जॉब हुई है स्टेट बैंक पे, तो मैं कहा मैं ज़रा उनको मिल के आता हूँ। वहाँ कास्ट बैठी से गुफ्तगू शुरू हो गई। उन्होंने जज किया कि नहीं, ये बंदे में कुछ थोड़े से स्पार्क हैं।
तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करेंगे, तो मैं यकीन जानिए ये भी मेरी रोज़ी की जगह है कि मैं कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं करना। मेरे वो पसीने जो होते हैं ना वो छूट गए कि मैंने नहीं आप करना। तो बैंकिंग फील्ड में थे। मैं बैंकिंग फील्ड में था, तो मैंने वो घबरा गया, मैं कहा नहीं जी मैंने नहीं करना, ये नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं कितनी तनख्वाह लेना है अपना बैंक, तो मैं कहा जी 503 रुपये लगी है, उस वक्त 503 रुपये तनख्वाह थी। तो उन्होंने कहा था अगर नाल 100-150 रुपये और मिल जाया करे तो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो फिर उस वक्त थोड़ा सा ज़रा मैं ऐसे ऐसे हुआ, मैं कहा अच्छा जाहिर है एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर उसने जज किया है तो है ना ये मतलब। तो क्योंकि घर में एक फनकार घर में पैदा हुआ था, वाले साहब मेरे रेडियो पाकिस्तान में सीनियर प्रोड्यूसर थे, और बड़ा मशहूर व मारूफ प्रोग्राम होता था लाहौर से सोनी धरती, उसमें एज ए कायमदीन रोल किया करते थे, वो उसके प्रोड्यूसर भी थे। तो यूं बस फिर वो सिलसिला चल पड़ा। पहले ही ड्रामा लाइव था और वो कर गुजरा, तो फिर पॉलिश होते चले गए, पॉलिश होते चले गए, क्योंकि आर्टिस्ट फनकार होना है एक बहुत बड़ी बात है। फनकार को पॉलिश कर सकते हैं, एक आम आदमी को पॉलिश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि या फनकार होता है या नहीं होता। आप किसी को ज़बरदस्ती फनकार बना नहीं सकते, क्योंकि ये एक इनबॉर्न टैलेंट है। अच्छा मैम, आपका पहला ड्रामा ही बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गया था, तो कैसा लगा? यकीन आ रहा था उस वक्त कि आप इतनी छोटी थी उस उम्र में कि यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि इतना लोगों ने पहचान लिया मुझे? हाँ, बस यही हुआ कि जब पहला ड्रामा चला मेरा, वो 50 मिनट्स का प्ले था, जब वो चला और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं निकली बाहर तो मैं मशहूर हो चुकी थी। हर एक मुझे पहचानता था। इट वाज वेरी एक्साइटिंग, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और उस वक्त मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं एक ही ड्रामा करूँगी, मगर जब इतनी ज़्यादा पजीराई मिली तो फिर वो सफ़र जो था कभी ख़त्म नहीं हुआ। इस सफ़र के बारे में भी जानेंगे, और ख़ास तौर पे जो मैंने जिक्र किया था कि पिछले वक्त का दौर जो गुजर गया, उस वक्त आप लोगों ने भी काम किया, आज भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? पहले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, पर्सनल ग्रूमिंग आज क्या बताया जा रहा है आप लोग देखें, वापस आएंगे, यहीं से गपशप को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आजकल एक सीरीज़ पे बात कर रहे हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग और डेवलपमेंट में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया कि कैसे किन टूल्स के ज़रिए आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमने बताया कि किताबों की जो अहमियत है, और हमने जिक्र किया ऑनलाइन रिसोर्सेज का। तो मैं आपको एक और भी आज उसी हवाले से कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको मदद करेंगी लर्निंग में। एक आपने अक्सर नाम सुना होगा कि ये बंदा गुरु है। गुरु कौन होता है? व्हाट इज अ गुरु? गुरु वो शख्स है जिसकी किसी एक फील्ड में, एक स्किल में महारत हो, नॉलेज हो, एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो। आप उसकी बात क्यों सुनना चाहेंगे? क्योंकि आप चाहेंगे कि जो कुछ ये बोल रहा है ये अथॉरिटी है इस डोमेन में। मतलब आज अगर कोई शख्स जिसने ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कंपनी बनाई हो, या जिसने कोई 500 रेस्टोरेंट्स खड़े किए हों, वो फ्रेंचाइज पे आके बात करे, या ब्लॉकचेन वाला आके क्रिप्टो पे या ब्लॉकचेन पे बात करे, तो आप उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे बनिस्बत किसी ऐसे बंदे के जिससे उसका कोई तजुर्बा नहीं है, बेशक उम्र में वो तजुर्बेकार हो, ज़्यादा उम्र में आपसे। सो गुरु जो है उसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, अब गुरु सिर्फ फिल्मों वाले गुरु नहीं होते कि वो योगा वाले गुरु हैं, आश्रम में मिलेंगे, गुरु शिक्षा क्या होता है? गुरु शिक्षा देंगे। सो ये जो शिक्षा है ना, ये नॉलेज है। तो नॉलेज ऐसे फ्री तो नहीं बांटी जाती, यही कहा जाता है। बट गेस व्हाट, वही आजकल फ्री मिलती है, लेने वाले कम पड़ जाते हैं। कहाँ है? ऑनलाइन है सब। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उनकी बेसिस पे वो अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में, सेमिनार्स में, किताबों में, ब्लॉग्स में। आप जाएं, उनको फॉलो करें। दुनिया के बहुत सारे नाम हैं। मैंने कुछ लोगों का जिक्र किया जब हमने पिछला एपिसोड किया बुक रीडिंग के ऊपर कि डिजिटल एज में रीडिंग की कितनी अहमियत है। टोनी रॉबिन्स का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। साइमन सैनिक हैं, गैरी वी हैं, गैरी वेनेचेक जो हैं, उन्होंने एक मीडिया एम्पायर बनाई है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो कि फॉर्चून 100 कंपनीज़ को सर्व करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे बने, तो मैं ये भी आपको बता दूँ कि आप उनकी बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं। ये मैं उस दिन ज़रा बताना भूल गया अपनी किताब वाली बात जब हम कर रहे थे एपिसोड में।
कि जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप किसी की ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या अच्छा था, क्या उतार चढ़ाव थे, क्या नशेब फराज थे। और बायोग्राफीज़ वो हैं जो उन्होंने आप बीती नहीं लिखी, लेकिन किसी ने उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक पूरी कहानी लिखी और बहुत ऑब्जेक्टिव लिखी। तो बायोग्राफीज़ भी एक अच्छा तरीका है जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ से रिलेट करने का, इंस्पायर होने का। मैंने जो कुछ बायोग्राफीज़ पढ़ी मुझे जिस पे बहुत जिन्होंने मुतासिर किया ऑटोबायोग्राफीज़ ने और बायोग्राफीज़ ने, उनमें नेल्सन मंडेला की थी, बिल क्लिंटन की थी, आप भी पढ़ सकते हैं, जिना की थी, और इसी तरीके से फिर स्टीव जॉब्स पे भी लिखी गई, बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर आपको मिलेगी। सो मैं ये कहूँगा कि गुरुज़ की एक बहुत बड़ी अहमियत है। गुरुज़ को ढूंढें, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि उनकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल क्या है, और जो उनकी गुरुज़ की टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, लाइफ हैक्स हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। अब इतना कुछ है हमारे इर्द गिर्द, इतना क्लटर है, इतनी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है ये फोकस करना कि मैं क्या करूँ, मैं फोकस किस चीज़ पे करूँ, मेरी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए जो सबसे अहम किरदार आपकी ज़िंदगी में कोई अदा कर सकता है वो है मेंटोर। मेंटोर्स कैसे फ़ायदा उठाना है, मेंटोर्स कौन हैं, मेंटोर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, मेंटोर्स को कहाँ ढूंढना है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो मेंटोर्स कौन है? पहली बात तो ये, मेंटोर्स वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, कुछ एस्टैब्लिश्ड हैं, सक्सेसफुल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके पास तजुर्बा है अपनी उस फील्ड में जिससे आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या जनरल बिजनेस का तजुर्बा है, जनरल उन्होंने मतलब घाट घाट का पानी पिया है, स्ट्रगल की है लाइफ में, और अब एक मुकाम पे आए हैं। कुछ लोग हैं जो वैसे ही बहुत अकम्पलिश्ड होंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि नहीं, वो तो जद्दी पुश्ती विरासत में मिला, या वो ख़ानदानी थे, उनके पास अब ये जायदाद थी, ये बिजनेसेस थे, या एथलीट्स हैं, तो वो तो लाजमी नहीं है कि हर एक का केस ऐसा हो। हर एक की फिर भी कोई ना कोई स्ट्रगल है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड लोगों से एडवाइस लेना चाहते हैं तो उन्हें ढूंढें। उन्हें ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, फाइंड अ मेंटर है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं। आप अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी में देख सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल मीटअप्स अटेंड करें, आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करें। आजकल कोविड की वजह से तो बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बेशुमार सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में शिरकत करेंगे तो आपको वहाँ पे इंडस्ट्री के जो लीडर्स होंगे, जिस भी इंडस्ट्री के हवाले से आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। अब आपने उनमें क्या देखना है जिससे आपको ये लगे कि हमारे तार मिलते हैं, मुझे इस शख्स से टाइम चाहिए, और फिर रिस्पेक्टफुली आप टाइम लें और वो आपकी मेंटरशिप अगर करे तो क्या ही अच्छा है। मेंटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें तो नहीं, खैर 4-5 चीज़ें चलें कह लें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़, मेंटर जो है वो बड़ा हम्बल होगा, बहुत अकम्पलिश्ड होगा अपनी फील्ड में, रेलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा, और आपके से रेलेवेंस होगी, लेकिन हम्बल भी हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना हो। कुछ लोगों में होती है एरोगेंस। सबसे बड़ी चीज़, वो विलिंग होगा किसी की मदद करने में, कि शायद उसकी भी किसी ने की हो पर वो आगे भी करना चाहता हो। बड़ा पैशनेट होगा कि मैं हेल्प करूँ, ट्रांसफ़र करूँ अपनी नॉलेज, शेयर करूँ अपनी नॉलेज, किसी को अपना वक्त देने पे ओपन होगा। मेंटर आपको हेल्प करेगा आपकी वो जो एक लर्निंग कर्व है उसे शॉर्ट करने में, जो आपकी जर्नी है उसमें आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद करने में। लाजमी नहीं है कि हर मेंटर ऐसा हो, बट कुछ मेंटर्स हैं जो अच्छे स्पॉन्सर्स भी होंगे। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि वो प्राइवेटली या पब्लिकली आपको इंडोर्स करें, वो आपका नाम लें, आपके बारे में लोगों को बताएं कि भाई मैं इस शख्स से मुतासिर हूँ, मैं इसको मेंटर कर रहा हूँ, ये मेरा मेंटी है और ये काम कर रहा है और ये अच्छा है, या ये इसको ये अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। मेंटर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं, आपको अपने नेटवर्क में इन्वॉल्व करते हैं, अपना नेटवर्क आपको एक्सपोज करते हैं। जब ट्रस्ट एक इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब मेंटर देखेगा कि आपने उसका वक्त ज़ाया नहीं किया, जो उन्होंने आपको मशवरा दिया आपने उसमें से कुछ चीज़ों पे अमल किया और दोबारा उनसे फीडबैक लिया या सवाल किए, रिस्पेक्टफुली आपने भी उनके साथ इंगेज किया, उनके वक्त का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया, उनको भी क्रेडिट दिया, उनका भी शुक्रिया अदा किया, तो मेंटर और इन्वेस्ट हो जाएगा आपके अंदर। और जितना आपका मेंटर आप में इन्वेस्टेड होगा, आपकी ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए अच्छा होता जा जाएगा। सो मेंटर से सीखने में आपकी जो लर्निंग कर्व है वो
बहुत शॉर्ट हो जाएगी, बहुत जल्द आप उस जगह मकाम पे पहुंच जाएंगे जिस पे अदरवाइज़ शायद आपको बहुत वक्त लगना था, काफ़ी दिहाइयाँ भी लग सकती हैं, काफ़ी साल लग सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कि मेंटोर कौन है, कैसे ढूंढना है और उनकी चंद खसूसियात। मेंटरशिप के फ़वाइद भी बहुत हैं, कुछ तो हमने जिक्र किया, कुछ मैं और बताता चलूँ। मेंटर्स के साथ आपको अपने अंदर मज़ीद एक ख़ुद एतमादी का एहसास नज़र आएगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटर्स जो होते हैं वो आपको आपके गोल में, आपके विजन में, जो भी आपके जहन में है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार में हो, जॉब में हो, अदरवाइज़ हो, वो सपोर्टिव होते हैं। सो मेंटोर बेसिकली आपका एक ऐसा, आप समझ लें कि हम सफ़र बन जाएगा जो राहबर भी है, जो साथी भी है और जो आपका हमदर्द भी होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ना सिर्फ आप इस स्टेज पे हैं कि आप आज जाके मेंटर्स ढूंढें, बल्कि शायद आज आप मेंटीज भी ढूंढना चाहते हो। और अगर आज आप किसी को अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई मुखलिस राय दे सकते हैं। मेंटरशिप नॉर्मली फ्री होती है, बहुत ही रेयर होगा कि कोई इस तरह की चीज़ में कुछ चार्ज करे। और मेंटर्स चूँकि फ्री इसलिए होते हैं क्योंकि वो मुखलिसाना तौर पे, हमदर्दाना तौर पे किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे ज़िंदगी में देखे जिसमें मेंटर्स ने अपने मेंटीज़ के साथ काम करते हुए बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बना लिए, ठीक है। कुछ के रिलेशंस किसी और तरह से स्ट्रांग हो गए। सो यू नेवर नो, कहते हैं ना कि जो भी आपके पास से गुजर रहा हो या आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा हो, वो आपके लिए किसी वक्त स्ट्रेंजर होगा और ना जाने किसी वक्त वो आपका एक बहुत करीबी साथी भी बन जाएगा। सो अपना ओपन माइंड रखें जब आप लोगों से मिलें, कहीं इंटरेक्ट करें, किसी इवेंट को अटेंड करें, किसी के बारे में पढ़ें और देखें कि कैसे आप लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे कुछ शराकत हो सकती है जिससे कुछ अच्छा निकले, कुछ इम्पैक्टफुल निकले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। मज़ीद अच्छी बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। लोग पीटीवी के बारे में कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूट है। आप इस बात पे कितना बिलीव करते हैं कि वो लोगों को कितना सिखाता है? नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं अभी भी रेडियो को कहता हूँ कि वो है इंस्टीट्यूट। अगर कुछ सीखा है, कुछ सिखाने का इदारा था या अब भी कुछ थोड़ा बहुत, तो वो रेडियो है। टेलीविजन पर ऐसा नहीं है। टेलीविजन पर तो क्योंकि हम आए रेडियो से थे, ये वो दौर था जब आपको एक दिन तो स्क्रिप्ट मिला करता था, दूसरे दिन उसकी फिर रिहर्सल हुआ करती थी, शायद तीसरे दिन भी फिर जाके कहीं ड्रामा रिकॉर्ड हुआ करता था। तो आज के दौर में आप सेट पे जाते हैं तो आपको पेपर दे देते हैं, ये सीन करना है आपने। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि तैयारी करके, स्क्रिप्ट को याद करके जब हम स्टेज पर जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस कुछ और तरह की होती है। अगर पकड़ा दिया आपने तो वो जो भी आपने ड्रेस पहना हुआ है उसके मुताबिक उसे करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाता है, हम उसे देखते हैं कि ये किस किस्म का करैक्टर है, बूढ़े का है, जवान का है, ये क्या काम करता है ये बंदा, उसके मुताबिक ड्रेस का ख्याल रखते हुए फिर हम जाके परफॉर्मेंस देते हैं, स्क्रिप्ट जब याद होता है। तो मैं समझता हूँ कि रेडियो से बहुत कुछ सीखा। और अभी रेडियो में कुछ लोग अभी हैं जो सिखाते हैं बोलना कि कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ स्ट्रेस देना है और किस जुमले को तेज़ी से गुजार देना है या किसी को आहिस्ता आहिस्ता बोलना है। वो ये रेडियो में लोग बताया करते थे, अब वो लोग तो अंजुम साहब, क्या वजह है कि इतनी टेक्नोलॉजी भी हमारी तरक्की कर गई है लेकिन उस वक्त मीडियम भी एक ही मौजूद होता था, बहुत कम मौके होते थे आर्टिस्ट को आगे आने के लिए भी, लेकिन फिर भी जो आर्टिस्ट मौजूद होता था, जो पहुंचता था लोगों तक, वो एक मंझा हुआ अदाकार होता था। जी वही मैं बता रहा हूँ कि बड़े लोग थे, जावर हयात जैसे लोग, जो भी जब टीवी शुरू हुआ था, असलम हसन साहब, तो उस वक़्त हर चीज़ नपी तुली बहुत देखभाल के ली जाती थी। अब तो मैंने बताया ना कि ये मोबाइल आ गया, सपोज हर आदमी के हाथ में कैमरा है और वो चाह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और तुम मुझे उसको फिल्म बंद कर लो। तो वो पहले लोग बड़े मंजे हुए हुआ करते थे और बाकायदा अच्छी तरह फिर होता था लाइव प्रोग्राम, लाइव होता था, उसको बहुत खूब उस पर मेहनत होती थी, तो फिर जाके कहीं वो ड्रामा रिकॉर्ड होता था। अब आजकल में वो ऐसा नहीं है।
अच्छा मैं आपकी तरफ पे आऊँगी, यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अब क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रही हैं, लोग इस फील्ड को अच्छा समझना शुरू हो गए, इसकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो क्वालिटी कहीं मिस हो गई है, पीछे रह गई है। देखिए असल में होता ये कि जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उसकी क्वालिटी सफ़र करती है, और वही यहाँ भी हुआ है। अच्छे भी बन रहे हैं ड्रामे और उसमें बुरे भी बन रहे हैं, तो बुरों के साथ अच्छे भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ अच्छे चले गए। इस वक्त जो है ना, मैं समझती हूँ कि हमारा कंटेंट जो है वो कहीं खो गया है। जो पहले एक कंटेंट था, टेक्निकली तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फाइनेंशियली भी बेहतर हो गई है सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा, मगर ये कि एक तो मुझे लगता है कि ड्रामा जो है वो कॉर्पोरेट उसमें चला गया है, ज़्यादा उसमें एडवर्टाइज़र जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपको क्या करना है, तो वो कहीं जो एक उसका प्रोफेशनलिज्म था वो कहीं गुम हो गया है। उसकी वजह है कि ये सफ़र किया है ड्रामे ने। ये गिला आपकी ज़ुबान से मैंने पहले भी सुना कि प्रोफेशनलिज्म की अब कमी हो गई। अब कमी हो गई है। उस वक्त क्या प्रोफेशनलिज्म थी? देखिए जब पीटीवी स्टार्ट हुआ है, जब हमने शुरू किया है काम करना, तो मैं तो समझती हूँ कि पीटीवी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमें ट्रेनिंग देने का। हम लोगों ने बहुत सीखा है पीटीवी से। उस ज़माने में जैसा बताया अंजुम साहब ने कि 5-5 दिन रिहर्सल्स होती थी और उसमें पूरी कास्ट होती थी। मुझे याद है कि अब अगर हम ज़रा लेट हो जाते थे रिहर्सल में, कि जैसे 5 बजे का टाइम है, अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो सारी कास्ट बैठी होती थी और जाते वो कहते थे चाय अब आपके ऊपर है, आप लेट हो गए। ये हमारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसलिए कोई सबकी कोशिश होती है कि हम टाइम से पहले पहुँच जाएं। तो इसमें ये होता था कि 5 दिन रिहर्सल होती थी, आपके पूरी कास्ट के साथ एक केमिस्ट्री बन जाती थी, आपको सारे डायलॉग्स याद हो जाते थे। जब आप सेट पर जाते थे तो आपको लगता था कि आप अपने ही जुमले बोल रहे हैं, आपने लिखे हुए नहीं है, ये इतने पानी की तरह आपको याद होते थे। तो ये उस वक्त का वो बड़ा अच्छा था और लोग टाइम देते थे, क्योंकि एक चैनल था, आप एक वक्त में एक ही ड्रामा कर रहे होते थे, एक ही कैरेक्टर कर रहे होते थे। तो आप उस कैरेक्टर में रहना शुरू कर देते थे। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैंने छाँव ड्रामा किया तो उसमें मैंने एक सायरा, एक लड़की का कैरेक्टर किया, तो मैं उसी मूड में रहने शुरू हो गई थी। अगर मैं वहाँ पे हैप्पी सीन्स करके आ रही हूँ तो मैं घर में भी हैप्पी हूँ, और अगर मैं डिप्रेसिंग सीन किए हैं तो घर में भी डिप्रेशन है, रोना वहाँ पे रोना आ रहा है तो घर आके भी रोना आ रहा है। तो वो ये होता था। अब जो है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अब हमारी पूरी सोसाइटी ही चेंज जैसे हुई है, तो शोबिज़ में भी चेंज आ गया है। काम अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं। अब ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक वक्त में बस एक ही काम करें और उस पर अपने फुल फोकस रखें। तो एक वक्त में एक आर्टिस्ट जो है वो कई ड्रामे कर रहा होता है, तो नेचुरली वो उस कैरेक्टर में रह नहीं सकता, वो इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं हो सकती। तो वो फ़र्क आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। अनुज साहब, जब मैम ने बात की कि आप एक कैफियत तारी कर लेते हैं, एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको नहीं लगता कि थिएटर में भी सिखाई जाती है? और थिएटर का काम जो है, क्योंकि वो एक आपने लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है और हर चीज़ जो है वो एक बराह रास्त जा रही होती है। स्टेज एक दरअसल बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है, वहाँ पर हर चीज़ का एक्शन बड़ा होता है। किसी को बुलाना हो, इधर आओ, ये करो, वो करो, जैसे भी बड़ा है उसमें लाउड कहना, ये लफ्ज़ ठीक है, लाउड कहना चाहिए। जबकि टीवी में बहुत बारीक है, उसके में तो आपको आंखें थोड़ी सी ग्लेयर भी चाहिए होती है, जो कि लोग देख रहे होते हैं। तो पीटीवी कहना चाहिए, चैनल जो है दूसरे जो भी ड्रामा करते हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा बारीक काम है। तो एक बात कर रही थी आप कि अभी क्या भूल गया मैं उसमें जवाब देना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल चलिए। अच्छा, आजकल के जो एक्टर्स हैं सर, वो रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, वो उस तरह से काम करके मशहूर नहीं होना चाहते, या वो ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें काम से याद करें कि आप फलां ड्रामे में आए थे, आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। वो बस चाहते हैं कि लोग हमें पहचानना शुरू कर दें। ये अब दरअसल ड्रामों की बहुतात बहुत है, यही मैं कहना चाह रहा था। बहुत बहुतात है। आप टीवी लगा हो, आप करीब से गुजर जाए ना, तो आप जज नहीं कर सकते ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा ऐसे लग रहा है सभी वही लड़कियां, वही लड़के, वही गेटअप, वही सब कुछ, आप जज नहीं कर सकते ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, जब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, तो आपको पता होगा कि पीर को सपोज पेशावर का ड्रामा चलता था, मंगल का इस्लामाबाद से चलता था, बुध का कराची से चलता था, ये सभी बटे हुए थे, हमारा एक वफाक नजर आता था।
हर उसके सेट से पता चल जाता था कि ये किस चैनल किस इलाके का ड्रामा, कपड़ों से, कलर कॉम्बिनेशन से, हर चीज आप जज कर जाते थे ये ड्रामा किस स्टेशन का चल रहा है। अगर वहाँ को थोड़ा अगर जुमले भी देख ले तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी उर्दू इस तरह की बोली जा रही है, जैसे पठान बोलते हैं अभी हम पास हो गए, हम जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह जो होता थे सेट जो होते थे, कराची के ड्रामे थे वो थोड़े मॉडर्न होते थे इन दोनों में। तो कम काम होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जो एक बार टीवी पे आ जाता था वो सुबह मशहूर होता था। अब इतनी भरमार है, अपने ड्रामे देखने का टाइम नहीं होता। लैला तो बिल्कुल ही नहीं देखते अपने इतनी मसरूफ होती हैं। अच्छा, मैं वापस आके आपसे पूछूंगी कि आप अपने ड्रामे क्यों नहीं देखती, लेकिन अभी टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फिटनेस का। जल्दी से देखें और वापस आएँ। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। और आज का टॉपिक मेरा ज़ाती पसंदीदा द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और बहुत से लोग फिटनेस को, वर्कआउट को, फिज़िकल एक्टिविटी को इस तरह ही देखते हैं कि यार मैंने वज़न कम करना है, मैंने थोड़ा सा बेहतर दिखना है, मैंने खूबसूरत दिखना है, मैंने एक फ़लाँ ड्रेस में फ़िटन होना है, मैंने शादी आ रही है कोई जी, उस शादी में जोड़ा है, मैंने उसमें पूरा आना है। तो फिटनेस को जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, लोगों के इस तरह के गोल्स होते हैं। मगर व्हेन आई यूज़ दिस वर्ड फिटनेस एंड व्हेन आई यूज़ फिज़िकल एक्टिविटी, मैं बिल्कुल इतना सा भी नहीं फिज़िकल रीजंस के लिए मैं वर्कआउट नहीं करती। आई डू इट फॉर 100% मेंटल रीजंस, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी आपको हेल्प करती है टू रिलीज़ द नेचुरल डोज डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। ये 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं। और ये फिज़िकल एक्टिविटी एंड डूइंग इट विद द कम्युनिटी एंड डूइंग पॉजिटिव थिंग्स एक्चुअली आपकी बॉडी को पुश करता है टू रिलीज द नेचुरल डोज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। तो मेरे लिए तो बड़ा क्रिटिकल है और दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। अगर मैं ज़ाती तौर पे इसको कैटेगराइज करूँ और इसको हायरार्की दूँ, हाँ सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, ऑर्गन्स के लिए बड़ा अच्छा है, आपको फिटर दिखाने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। मगर अगर मैं ज़ाती तौर पे इसको कैटेगराइज करूँ तो सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपके दिमाग को सही रखने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी अहम है, इतनी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए नहीं है। लाइक लिटरली I have had the most depressive of days, और जिसके अंदर क्या हुआ कि मैंने जब वर्कआउट किया, बड़ी मुश्किल से अपने आप को धक्का लगा के वर्कआउट किया, अपने आप को पट्टा डाल के मैंने खींच के ला के वर्कआउट किया यहाँ पे आके, तो इंस्टेंटली 20 मिनट्स बाद ही आई वॉज इन, जहाँ पे मैं अपने आप को पुश कर रही थी, 20 मिनट्स बाद ही मेरा मूड यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एंड दिस इज़ द थिंग, जब हम अपना मूड मैनेज करना सीख जाते हैं ना, हम एक बेहतर इंसान होते हैं। हम जब एक अच्छी स्टेट में होते हैं, एक हैप्पियर स्टेट में होते हैं, एक स्माइली स्टेट में होते हैं, हम दूसरे लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, बजाय इसके जब हम पिस्ड ऑफ होते हैं या हम एंग्री होते हैं या हम थके हुए होते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पे आपके ब्रेन को, आपकी मेंटल एक्टिविटी को, आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में काम करती है। सो इंस्टेंटली आप एक बहुत हेल्दियर, आप एक बहुत हैप्पियर इंसान की तरह बिहेव करते हैं एंड यू ट्रीट पीपल 10 times better। So this is what we are going to talk about। हम कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे। Stay right here and we'll be right back। Okay, amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। जिस तरीके से हमने आपसे बात की थी कि हमने आपको कहा था कि आज हम थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा हम अपने आप को किस तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी आपको रिलैक्स करने में काम करती है, इस पे बात करेंगे। और हम थोड़ी सी मेडिटेटिव और थोड़ा योगा टाइप वर्कआउट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे आप आपको स्ट्रेच के ऊपर अपना स्ट्रेच इन्हेंस कर सकते हैं। मेरे साथ हैं साकिब। थैंक यू सो मच साकिब। और साकिब हमें डेमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे बहुत से वर्कआउट्स, मुख्तलिफ वर्कआउट्स, डिफरेंट पॉस्चर्स, एंगल्स जो योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग सब के लिए क्वालिफाई होते हैं। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट। आज हम बिल्कुल माइल्ड एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। हमें एक मैट की ज़रूरत होगी, मैट, कारपेट या फर्श पे भी कर सकते हैं आप। एनीवेज, ओके साकिब, आप आएंगे, इस तरह बैठेंगे और आप अपने पाँव बिल्कुल फॉरवर्ड पॉइंटिंग रखेंगे। बैठ जाएंगे आप मैट पे और पाँव आपके बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ओके, बहुत अहम है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं शोल्डर, घुटना, कमर के मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के। ऑलराइट, सो हमने ये करना है कि हमने अगेन फ्लेक्सिबिलिटी पे हमने बात की थी, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस करने से आप अपनी इंजरीज को कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रखनी है अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे हमने घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रखने, बेंड नहीं करने, और यहाँ से हम कोशिश करेंगे हम अपने टिप ऑफ द टोज़ को टच कर सकें। ग्रेट, अगर आप टच कर सकते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपने अपने घुटने बेंड नहीं करने, आपने जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप होल्ड रखें। ओके, हम होल्ड करेंगे, कमर सीधी रखनी है आपने बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, 5 और होल्ड करेंगे, 5 4 3
2 1 ब्रीथ 4 सेकंड्स का इनहेल 4 सेकंड्स का होल्ड 4 सेकंड्स का एक्सहेल ओके अगेन इनहेल होल्ड एक्सहेल और राइट अब ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया अब यहाँ पे हम टच करेंगे कोशिश करेंगे टू द टिप ऑफ द टो और कमर सीधी रखेंगे और इनहेल होल्ड एक्सहेल और राइट रिपीट करेंगे हम दूसरी लेग के साथ आप हर एक स्टेप को हम टाइम की कमी की वजह से हम आपको 1 या 2 बार करके बता रहे हैं आप कम से कम हर स्टेप को 5 बार करें मिनिमम 5 बार करें और राइट अगेन व्हाट विल डू इज यहाँ पे साथ एक कमर सीधी नाक से इनहेल होल्ड एंड एक्सहेल ब्रीथ जबरदस्त ओके पुट इट डाउन अब हम ये करेंगे कि सामने अगेन पाँव को साइडों से पकड़कर हम अपने आप को पूरा स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ और राइट सो हम पाँव को साइड से पकड़कर और हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे ऑल द वे डाउन घुटने बेंड नहीं करेंगे एंड वील गो बैक और राइट जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे और राइट होल्ड एंड स्ट्रेच नाक से इनहेल होल्ड एक्सहेल और राइट हम एक लेग को बेंड करेंगे इनटू आवर थाई और पहले हम उस तरफ को करेंगे साकिब ताकि ना कैमरे की तरफ क्लियर हो इस वाली लेग को बेंड करेंगे और राइट और अपना फेस हम कैमरे की तरफ करेंगे बिल्कुल सामने सो हमने करना है ऐसे गाइस कि हमने अपनी टांग ना बिल्कुल साइड की तरफ निकालनी है सो सीन हमने ऐसे करना है कि हम बैठे हों और हमने टांग बिल्कुल साइड की तरफ निकालनी है और राइट कमर सीधी रखते हुए हम यहाँ से टच करने की कोशिश करेंगे अपना टिप ऑफ द टो कमर सीधी एंड ब्रीथ नाक से इनहेल होल्ड एक्सहेल बहुत बेसिक लेवल के हम स्ट्रेचेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम बेसिक लेवल से हम बिल्ड कर सकें टुगेदर अच्छा वो वाला हाथ हम ऊपर से लेकर आएंगे और आपने ऊपर से ऐसे लाना है कि आपका जो सर है आपके दोनों बाजुओं के दरमियान में हो और राइट अमेजिंग और जहाँ तक हम ला सकते हैं वहाँ तक हम लाएंगे होल्ड रखेंगे स्ट्रेच को और ब्रीथ नाक से इनहेल होल्ड एक्सहेल अमेजिंग बहुत स्लोली वापस जाएंगे 5 4 3 2 1 और राइट सिमिलरली हम इस साइड पे आ जाएंगे सादिक टांग उस साइड पे स्ट्रेट करेंगे ऑन द साइड्स एग्जैक्टली कमर सीधी रखेंगे अमेजिंग अमेजिंग कमर सीधी रखेंगे और अपने टिप ऑफ द टो को टच करने की कोशिश करेंगे अगेन हमने जो भी सारे मूव करने हैं गाइस बहुत स्लोली बड़े आराम से अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना पुश करना दिस इज सपोज टू मेक फील गुड और राइट वापस आए दूसरा हाथ हम यहाँ से लाएंगे आराम से इस तरह लाएंगे कि हमारा सर हमारे दोनों बाजुओं के दरमियान में ओके इनहेल होल्ड एक्सहेल इनहेल होल्ड एक्सहेल गेट आउट ऑफ इट स्लोली कम आउट ऑफ इट और राइट ब्रीदिंग इसके साथ साथ जितनी आप स्लो रखेंगे 4 सेकेंड्स का इनहेल पावरफुल ब्रीदिंग जितनी आप स्लो रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्योंकि स्ट्रेचिंग के साथ साथ अगर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी काम करेंगे ना तो ब्रेथ वर्क विल आपका जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट 10 टाइम्स इन्हांस कर देगा और राइट हम कर रहे हैं फीट टू फीट जा रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेच की तरफ साकिब फीट टू फीट पाँव रखेंगे हम और हम ना माथा और कैमरे की तरफ ही फेस करेंगे और हम ना माथा और अपना जो टोज़ हैं उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो ये तो एक अल्टीमेट स्ट्रेच है और आपका जो मैक्सिमम दिस इज़ लाइक द लेवल वी वांट टू गेट टू कि हमारा माथा और हमारा जो फीट है हम टच कर सकें मगर अगर लेट्स से कि हम नहीं कर सकते तो किसी ने भी अपने आप को झटके मार के तशद्दुद नहीं करना अपने ऊपर हम स्लोली जाएंगे इसकी तरफ यूज़ योर फिस्ट अपने आप को नापें एक मुक्की रखें और देखें कि आप उसको टच कर सकते हैं या नहीं अगर आपको लगता है ये अभी भी दूर है तो यूज़ योर सेकंड फिस्ट अच्छा अब जाके टच करने की कोशिश करें अगर अब लग रहा है कि अभी भी बहुत दूर है यूज़ योर थंब यस सो ऐड योर थम्स और अपने आप को नापें और स्ट्रेच करने की कोशिश करें अब यहाँ पे होल्ड रखें अपने स्ट्रेच को 4 3 2 1 ब्रीदिंग साथ में ऑन पॉइंट रखें नाक से इनहेल मुंह से एक्सहेल और इस तरीके से हम अपने स्ट्रेच को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे और राइट मेन यू कैन ऑल्सो डू दिस आई नो मेन जो माथा और पाँव जो है एंड तक टच कर सकते हैं
तो और जितनी ज़्यादा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंजरीज कम होगी। गाइस, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने वर्कआउट्स का, अपने न्यूट्रिशन का, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का और अपने आप को एक हैप्पियर स्टेट में मेंटेन करने के ऊपर डेली काम करना है, हर रोज़ काम करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम वो स्टेट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। डेली एफर्ट है, डेली खाना खाना है, डेली शावर लेना है, डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है, डेली अपने माइंड पे काम करना है। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे दोबारा विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़। Alright guys, look at this. Okay, बहुत से लोग आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मगर those of you who know, you know कि ये किस चीज़ का स्कूप है, ये क्या है और ये स्कूप क्या होता है और ये पाउडर किस चीज़ का है। एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो लेट मी टेल यू कि ये प्रोटीन पाउडर का स्कूप है और फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोटीन पाउडर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं जब मैंने प्रोटीन पाउडर पी लिया ना तो मिराकुलसली मेरी कोई ओवरनाइट या 1 महीने 2 महीने के अंदर मेरी बॉडी बन जानी है। और ये प्रोटीन पाउडर बहुत लोग एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके मिथ्स के ऊपर, इसके इश्यूज़ के ऊपर, इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन पाउडर जो हमारे पास डब्बों में जो हमें प्रोटीन पाउडर मौसूल होता है, वो प्रोटीन बेसिकली द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब अगर मैं उसको कंपेयर करूं विद मटन या एक स्टेक ऑफ मटन विद अ स्टेक ऑफ फिश विद अ स्टेक ऑफ बीफ, तो वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है बजाय इसके कि मैं एक स्कूप ऑफ प्रोटीन खा लूँ। सो अनदर थिंग विच वी नीड टू रियलाइज इज दिस इज़ अ बिजनेस। मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक बिज़नेस आपको वो न्यूट्रिएंट्स फराहम कर रहा है जो बेसिकली रियल फूड में होंगे, हो ही नहीं सकता। एंड आई कैन आर्ग्यू हेयर एंड आई कैन टेल यू साइंस हेयर एंड आई कैन टेल यू रिसर्च हेयर कि जो मल्टी वाइटामिन्स आपके फ्रूट में हैं वो आप जितने भी हज़ारों का मल्टी वाइटामिन का डब्बा ले लें, जितने भी बड़े ब्रांड से, वो आपको वफादियत फराहम नहीं करेगा जो आपको रियल नेचुरल ऑर्गेनिक फूड आपको फराहम करेगा। सो द थिंग इज़, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करें ना करें, कौन सा करें, कितना करें, क्या ये कैसन है, डिफरेंट इसके ब्रांड्स हैं, ये फास्ट अब्जॉर्बिंग है, ये स्लो अब्जॉर्बिंग है। ये सब एक मार्केट का एक गिमिक है। आप हम सब के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मार्केट उससे खेल रही है। द बेस्ट वे अपने प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट करने के लिए बेहतरीन ये है कि आप नेचुरल प्रोटीन इनटेक करें। वो नेचुरल प्रोटीन क्या है? एक फ़िश का स्टेक के अंदर 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, बेहतरीन है, वो खाएं। उससे बेहतरीन कोई सोर्स नहीं है। हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ इन योर फिश, देन आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ इन योर मटन, देन इन योर चिकन, इन योर बीफ। सो मगर हाँ, इनको पकाते हुए इनको डीप फ्राई ना करें। डीप फ्राई जब आप करेंगे तो आप उसके कैलोरी कंटेंट को आप ख़राब कर देंगे। सो रियल ऑर्गेनिक मीट्स खाएं और वो मीट्स, उनका प्रोटीन 10 टाइम्स बेटर है ये स्कूप वाले प्रोटीन से। और एग वाइट्स एक और बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। सो काइंडली प्लीज़ आपसे गुजारिश है, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर मत जाएं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बिल्ड नहीं करेगा। ये एक वो केमिकल है डिफरेंट, इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन द सेंस होते हैं कि डाइजेशन में मसाइल करता है। और अगर आपने इसको डेली अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया हुआ है तो ये आपको बिल्ड नहीं करेगा। जिस दिन आप छोड़ेंगे आप देखेंगे कि आपका बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जिस तरीके से वो नॉर्मली रिएक्ट करता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गो टू ऑर्गेनिक ऑप्शंस, गो चूज़ ऑर्गेनिक नेचुरल फूड आइटम्स और ऑर्गेनिक मीट्स की तरफ जाएं। फिश, मटन, बीफ, चिकन एंड एग वाइट्स बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और डब्बे की तरफ ना जाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिव हेल्दी, लिव नेचुरल एंड अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह। जी वेलकम बैक टू द शो। मैम, मैं आपसे पूछूंगी, अभी फिटनेस का सेगमेंट हम लोगों ने देखा है, मैंने आपके बारे में भी देखा है कि आप भी बहुत ज़्यादा फिटनेस पे फोकस रहती हैं, तो कैसे अभी तक मेंटेन करती हैं? ज़्यादा तो नहीं, हाँ, मगर ये कि एक्सरसाइज को मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है और मैं समझती हूँ बड़ा ज़रूरी है। और मैं तमाम अपनी देखने वाली ख़वातीन से भी ये कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज आप सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं करते बल्कि फिट रहने के लिए करते हैं, मेंटली एंड फिज़िकली बोथ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पेशली
जैसे एज बढ़ती है ना तो उस वक्त आपको बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। यंग एज में तो आप वैसे इतने बिजी होते हैं, एक भाग दौड़ होती है सब कुछ ज़िंदगी में, तो इतनी शायद उस वक्त ज़रूरत नहीं होती जितनी कि लेटर एज में ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज करूँ और थोड़ी सी डाइट का ख्याल। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अपने ड्रामे क्यों नहीं देखती? इतने अच्छे तो होते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं मैं देखती हूँ। या अब इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि अब सोचती हैं कि क्या देखूं क्या मैं तो ज़्यादा नहीं करती। हाँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक वक्त में एक ही ड्रामा। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं एक वक्त में करती, इसीलिए कम नज़र आती हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपने काम करना छोड़ दिया? मैं कहती हूँ नहीं, आपने टीवी देखना छोड़ दिया। हमने काम करना नहीं छोड़ा। मैम ये भी साथ बताएं कि जिस तरीके से हम पुराना दौर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया का नहीं डिस्कस करते। आपकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी, आपने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि आपके घर में बैतबाजी का मुकाबला हुआ करता था शाम को, किसी दिन जो है गायकी का हुआ करता था, कुछ भी इस तरीके से स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी। तो अब तो घरों का वो माहौल भी नहीं रहा। माहौल ही नहीं रहा, मगर मुझे खुशी हुई है कि तुम्हारी इतनी नॉलेज है मेरे बारे में। हाँ वाकई में मुझे याद है बचपन में हम लोग जब छोटे से थे, मैं और मेरी बहन, हम 2 ही बहनें हैं, और मेरे वालिद साहब क्योंकि बहुत ही उनका अदब से ताल्लुक़ था, लिखते लिखाते भी थे, उनकी बहुत सी किताबें भी छपी हैं और रेडियो में भी थे, तो इस वजह से घर में एक बहुत अदबी सा माहौल था। तो इस वजह से शेर व शायरी और ये वो सब हमें शेर सुनाते रहते थे। तो फिर उन्होंने ही शुरू किया था कि एक दिन हम लोग खेलते थे बैतबाजी, तो बैतबाजी में शेर इतने याद हो गए थे कि मुझे स्कूल में अपने फर्स्ट प्राइज़ मिला था जब मैं क्लास 5 में थी बैतबाजी में। और उसके अलावा कसौटी खेलते थे हम लोग। मतलब कितने अच्छे खेलते कि बच्चों की जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, और हमें इतना मज़ा आता था कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेल रहे हैं, पेरेंट्स आपको टाइम भी दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से सब इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, ना बच्चों के पास टाइम है पेरेंट्स के लिए, ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों के लिए। और ये जो डिवाइसेस आई हैं ना, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया। और एक बात और भी है, मुझे चैनल वालों से भी शिकायत है कि उस ज़माने में बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। मैंने खुद किया था कोशिश एक उस ज़माने में, मेरा बड़ा मशहूर बच्चों का ड्रामा सीरियल था। नहीं, ये हम आपकी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बच्चों के लिए प्रोग्राम बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी। और मेरा यही सजेशन होगा और के लिए कि आप कुछ करें ना करें, बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे। और हमारी ये प्लानिंग में है, और जल्द ही हम लोग उस पर भी काम शुरू करेंगे। अंजुम साहब, जहाँ पर बच्चों का जिक्र हुआ, एक वक्त में आप और फारूक कैसर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो भी हमारे साथ इस सेट पे मौजूद होते। मैं तो एक तो फ़ारूक कैसर साहब के हवाले से भी आपसे कुछ जानना चाहूँगा, कैसा वक्त उनके साथ गुजरा, और फिर उस वक्त कलियाँ आपकी पहचान बना। जी बेशक। तो ज़रा उसके बारे में भी बताएं। जी, कलियाँ प्रोग्राम यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम था जो बच्चों के लिए भी था, जो बड़ों के लिए भी था। उसमें स्टाइल भी था, उसमें कॉमेडी भी थी, उसमें म्यूज़िक भी था। तो फ़ारूक साहब का ये प्रोग्राम सदियों याद रखा जाएगा, बल्कि फ़ारूक कैसर साहब को भी। ऐसे इंसान, कुछ लोग कहते हैं कि सदियों बाद पैदा होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, सदियों बाद भी नहीं पैदा होते ऐसे। फ़ारूक कैसर एक ही था और वो इस दुनिया से चले गए ऐसे। उनका गुलकार भी थे, डायरेक्टर, राइटर, पपेटियर, गुलकार, हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। और बच्चों का प्रोग्राम एक वाद था जो वो चला करता था। तो बड़ा अच्छा वक्त पास हुआ उनके साथ। तकरीबन 30 साल का मेरा उनके साथ था, और हमने प्रोग्राम किए मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जाकर भी। तो अब एक बहुत बड़ा खला छोड़ के चले गए, अल्लाह उनकी गरीक़ रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह। बड़ी कमी हो गई है उनकी, बहुत कमी महसूस, जो पूरी नहीं हो बहुत सकती। कमी महसूस। बिल्कुल। अच्छा, आपने मुल्क से बाहर जाकर काम करने की बात की, हमने देखा है कि आपने काफ़ी काम किया है मुल्क से बाहर भी, तो उसका एक्सपीरियंस उनकी इंडस्ट्री और यहाँ की इंडस्ट्री में कितना फ़र्क देखा आपने? नहीं, हम अपन को शो लेके जाया करते थे फ़ारूक कैसर साहब के साथ। वहाँ पर जो इन्होंने एक शो बनाया हुआ था बच्चों के लिए, कि वो जिन निकलता है और मासी का मुर्गा गायब हो जाता है, और उसमें पपेट सारे जो है वो परफॉर्म करते थे। और बाद में आखिर में फिर वो जिन का झूठ बोलता है, धमाके से पटना, लोगों को, बच्चों को सबक देना कि ये स्टोरी है। तो ये शोज़ लेकर हम बाहर जाया करते थे। तो डिफरेंट, बाकी उनके साथ काम तो किया नहीं, बाहर के लोगों के साथ मैं डिफरेंस बयान कर सकूँ। तो अपना ये है कि हम फ़ारूक साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र किया हमने। ठीक। और सर फिर एक और चीज़, गेस्ट हाउस,
जी, और गेस्ट हाउस ने ऐसी धूम मचाई उस वक्त में कि आज दिन तक उनके तमाम किरदार, चाहे हम लोग जॉन रैम्बो को ले लें, आपको ले लें, तो ये सारे लोग जो है, कैसा एक्सपीरियंस था उस वक्त, किस तरीके से काम होता था? बड़ी एक टीम बन गई थी, टीम वर्क होता था, क्योंकि पूरा हफ्ता उसका तैयार करना होता था। उसके बाद जिस दिन ड्रामा चलना होता था, फिर किसी एक आर्टिस्ट के घर जाके वो देखा करते थे। उस दिन दावत भी होती थी और साथ वो ड्रामा वहाँ बैठ के देते थे, कभी मेरे घर में, कभी शाकिर साहब के घर में, कभी जो भी जिसका भी ड्रामा जो मेन हुआ करता था। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन एक बात मैं यहाँ ये शेयर करना ज़रूर समझूंगा कि एक प्ले चला था सीरियल संगचूर के नाम से, इकबाल अंसारी साहब ने किया था। तो उसमें बड़ा एक वेटर का रोल था। वो जब चल पड़ा तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद मुझे बुलाया गया कि आप आए गेस्ट हाउस के लिए ड्रामे करने। तो मैंने जब वो देखा तो स्क्रिप्ट में मेरा लिखा हुआ बैरे के वेटर का के नाम। तो मैं पता नहीं किस सिनेरियो में था, मैं कहा मैं अब वेटर के लिए रह गया हूँ, मैंने नहीं करना ये अब ये इसी भी छाप लग जाएगी मेरी। तो वो बाद में माशाल्लाह तारिक मलिक साहब, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उन्होंने किया और माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर हुआ और बहुत अच्छा किया उन्होंने। वरना मैं भी, और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने भी 2 एपिसोड्स में काम किया, क्योंकि बहुत पॉपुलर गए, वो बहुत रिपीट हुए हैं। उसमें एक में तो मैंने रूह का कैरेक्टर किया था, तो वो और एक जो था वो बड़ा मज़े का था। बुशरा अंसारी थी साथ में, उनकी मैं नंद बनी। पापड़ खाती हैं जिसमें पापड़ का बड़ा फनी है वो, बहुत आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर कभी देखें। ज़रूर। वो दोनों एपिसोड्स बहुत पॉपुलर हुई और वो बड़ी दफ़ा पीटीवी पे रिपीट हुई हैं। क्या बात है। उस दौर के अगर चीज़ें देख लें तो उसके अंदर एक सबक होता था जो आज दिन तक चल रहा है, और कायम आप किसी को भी दिखाएं तो उसके अंदर से सबक आज भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि उस ज़माने का जो मज़ा था ना, जो कॉमेडी थी और जो सटायर था, उस बड़ा मज़े का था, मतलब अच्छा लगता था, उसका स्टैंडर्ड था, वो भी कहीं खो गया है। अब तो मुझे बस झुकते ही नज़र आती हैं, मुझे कोई असल मानों में जो कॉमेडी होती है वो नहीं दिखती। और कॉमेडी करते करते हम लोग अक्सर आजकल के दौर में थोड़ा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। कॉमेडी थी ना वो म्यारी थी। हाँ। और आज भी हम वो देखते हैं तो हमें उसी तरह से वो हंसी आती है। उस ज़माने के आप देखिए 50-50 आप उठा के देख लें, आंगन टेढ़ा देख लें, तो कितने मज़े के। और जो इवन सीरियस भी ड्रामे थे उसमें भी एक लाइट हार्टेड थोड़ा सा होता था, उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। अब वो चीज़ ही नहीं है। क्या बात है। मैं आपको इसीलिए कहा एक टीम वर्क था। हाँ। टीम में जो मोहब्बत प्यार बढ़ता है वो वैसे नहीं बढ़ता। उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर थे, मेरा ख्याल मैंने 25-30 के करीब। बिल्कुल, आपके तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हुआ करते थे हर एपिसोड के हिसाब से। कैरेक्टर किए तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हुए। कभी किसी को कुछ बनाऊँ, वैराइटीज तो मौका अच्छा मिला और अच्छी हमारी कहने ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पर। बिल्कुल, वो वाकई में एक ट्रेनिंग थी। जी बेशक। मैम ये बताएं कि मेरी वालदा ने बोला, आज मैंने उन्हें बताया कि मैम का इंटरव्यू करने लगा, उन्होंने बोला कि उनसे पूछिएगा कि उन्होंने 1-2 ही ड्रामाज में शायद नेगेटिव रोल किए, ठीक है, नहीं करने चाहिए रोल उन पे सूट नहीं करते। हाँ, मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं, बल्कि अक्सर डायरेक्टर्स भी मुझे कहते हैं कि नहीं मैं कहती हूँ ना मुझे प्लीज़ दे दे नेगेटिव रोल। अच्छा, आपकी ख्वाहिश होती है? मुझे मज़ा आता है उसमें, परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा होता है, तो वो मुझे कहते हैं नहीं वो लगेगा झूठ है तो हम नहीं, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनको सूट ही नहीं करता। बल्कि इसका बड़ा मज़े का वाक़या सुनाऊं कि एक प्ले में मैंने, हालांकि ऐसा प्रॉपर नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, उसमें एक छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें मैंने थोड़ी सी कोई नेगेटिव हरकत कर दी थी। लाइक कि मेरी एक देवरानी थी और वो किसी से बात कर रही थी, तो मैंने अपनी सास को सुनवा दी, असल में अपने भाई से ही करनी थी और मैंने शक डाल दिया। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मैं लाहौर गई हुई थी, तो मैं शॉपिंग कर रही थी एक उसमें प्लाजा में, तो एक बड़े दाढ़ी वाले साहब आए, वाइट उनकी दाढ़ी और बुज़ुर्ग से, और आके मुझे उन्होंने डांटना शुरू कर दिया बाकायदा, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत किया आपने, कैसे आप ऐसी हरकत कर सकती हैं। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा क्या किया मैंने कहा सॉरी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। कहने लगे आपने अपनी सास को उनकी बात सुनवा दी। तो फिर ख्याल आया कि ये किसका जिक्र हो रहा है, क्या कह रहे हैं, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा कि देखें वो तो स्क्रिप्ट में था इसलिए मुझे करना, नहीं आप ऐसे काम ना किया करें, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप पे नहीं सूट करते।
हमने इंडस्ट्री की बातें की, वापस आएंगे। मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कठिन वक्त सभी फेस करते हैं, तो उस वक्त क्या सीख देना चाहेंगे हमारी आने वाली जनरेशन को, खासतौर पे आर्टिस्ट लोगों को। अगले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ने, आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में क्या बताया जा रहा है आप लोग देखें, वापस आएंगे। जहाँ से सिलसिला टूटा है यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तक बात पहुंचा सकूं, आप अपने जानने वालों तक पैगाम पहुंचा सकें, तो इसको हम पैगाम रसानी कहेंगे। इंसान शुरू में गारों में था तो एक दूसरे के करीब था, बात करना आसान थी, लेकिन फिर इंसानों की आबादी बढ़ती रही, गारों में लोग रहते रहे, लेकिन गारों से निकल कर आबाद होने लगे और फिर दूर दराज के सफ़र शुरू हो गए और इंसान एक दूसरे से दूर जाने लगे। जब इंसान एक दूसरे से दूर जाने लगे, उसकी वजह शायद खुराक हो सकती है, उसकी वजह शायद एक्सप्लोरेशन हो सकती है, लेकिन जब वो दूर जाने लगे तो वो एक चीज़ को कायम रखना चाहते थे और वो ये था कि वो आपस में राब्ते में रहें। यानी अगर वो दूर दराज इलाकों में भी बसते हैं तो उनके दरमियान राब्ता कायम रहे, यानी उनके दरमियान पैगाम रसानी का मामला जारी रहे। और इसी पैगाम रसानी के मैकेनिज़्म को कायम करने के लिए इंसान ने मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। फॉर एग्ज़ाम्पल ढोल पीटना, यानी ढोल पीट कर दूर दराज के लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता था। कट करना होता था, यानी लोगों को इकट्ठा करना होता था तो ढोल बजाया जाता था। इसी तरह धुएं के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, यानी आग जला के धुआं बनाया जाता था और उस धुएं को दूर तक देखने वाले लोग कोई ना कोई पैगाम समझते थे, यानी उनके सिग्नल्स थे। इसी तरह कबूतरों का तो आपने सुना होगा कि एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कबूतरों के ज़रिए पैगाम पहुंचाया जाता था। इसके ऊपर तो बेतहाशा गाने भी सुनने को मिलते हैं, कबूतर आ तो कबूतर जा। इसके अलावा हमने रोशनी के मीनारे जो हैं, जो बीकन हाउसेस हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी देखा। समुंदर के किनारे वो बीकन हाउसेस होते थे और वहाँ से जो रोशनी दिखाई जाती थी वो दूर तक नज़र आती थी और पैगाम पहुँचाया जाता था। सो पैगाम रसानी जो है ये हमेशा एक मुहिम्मा रहा है कि इसको बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए, और इसी जुस्तजू में इंसान आगे की तरफ बढ़ता रहा और एक आइडिया से मुतारिफ हुआ जिसका नाम है टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 1799 में इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा ने एक्चुअली इलेक्ट्रिक मीन्स के ज़रिए करंट जो है वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। जब वोल्टा के इस तजर्बे की जो है शोहरत हुई तो ये बात जो है ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हेनरी जोसेफ तक पहुंची। हेनरी जोसेफ ने 1830 में एक तजर्बा किया और उस तजर्बे में उसने एक इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो 2 किलोमीटर दूर भेजी और उस 2 किलोमीटर के दूसरे सिरे पर एक घंटी मौजूद थी। सो जब उसने इलेक्ट्रिक पल्स भेजी, यानी इलेक्ट्रिक करंट भेजा, तो 2 किलोमीटर दूर घंटी को जाके वो करंट लगा और घंटी से आवाज़ आई टन, और ये पता चला कि इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर फासले पे मौजूद घंटी के ज़रिए जो टन की आवाज़ क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक पल्स के ज़रिए, ये पैगाम रसानी का कोई तरीक़ाकार हो सकता है। जब जोसेफ हेनरी के इस तजर्बे का पता एक आर्टिस्ट सैमुअल मोर्स को पता चला तो उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली। वैसे तो वो एक पेंटर थे, लेकिन उनके जहन में आइडिया आया टेलीग्राफ का। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक पल्स को हम जब दूसरी जगह भेजें तो वहाँ पे जाके कोई साइन डेवलप हो, यानी डॉट्स या डैशेस। सैमुअल ने अपना काम छोड़ा, पेंटिंग छोड़ी और अपने एक साइंटिस्ट दोस्त एल्फ्रेड वेल के ज़रिए टेलीग्राफ की बुनियाद पर काम करना शुरू किया, यानी बुनियादी तौर पे टेलीग्राफ को बनाना शुरू किया। और इस तरह एक ख़ास तजर्बे और मेहनत के बाद उन्होंने एक
कोड सिस्टम जनरेट कर दिया जिसको मोर्स कोड कहते हैं। मोर्स कोड जो बेसिकली डॉट एंड डैशेस का एक तरीकाकार था जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग इलेक्ट्रिक पल्स एक मकाम से दूसरे मकाम पे भेजी जाती थी और उसके ज़रिए जो डॉट्स एंड डैशेस बनते थे उनको फिर कन्वर्ट किया जाता था या डिसाइफर किया जाता था कि इससे क्या हर्फ बनता है और उन हुरूफ को जोड़ के जुमला बनाया जाने लगा। और मोर्स कोड जो था वो बेसिकली टेलीग्राफ की बुनियाद थी या टेलीग्राफ की इजाद थी। 1840 तक यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर मोर्स कोड इस्तेमाल होने लगा। इलेक्ट्रिक पल्स के ज़रिए दूर तक पैगाम पहुंचाए जाने लगे। अब ये पैगाम पहुंचाने के लिए वायर्स का होना बड़ा ज़रूरी था, तो 1840 तक वायर्स का एक जाल बिछा दिया गया यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और उन वायर्स के जाल के ज़रिए इलेक्ट्रिक पल्स को एक जगह छोड़ा जाता था और दूसरी जगह डॉट्स एंड डैशेस यानी मोर्स कोड डेवलप होता था और उससे समझा जाता था कि क्या पैगाम भेजा गया है। मिलिट्री के अंदर भी इसका बहुत इस्तेमाल किया गया और सिविल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। 1840 में बहुत सी लाइंस बिछ गईं और काम जारी रहा और आखिरकार 1856 में व्हाट हैपेंड इज कि पहला क्रॉस अटलांटिक वायर सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। क्रॉस अटलांटिक वायर सिस्टम का मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर वायर्स का एक जाल बिछाया गया और 1856 में बरतानिया की क्वीन ने दुनिया का पहला टेलीग्राफ यूरोप से उस वक्त के अमेरिका के सदर को भेजा एंड दैट वाज द फर्स्ट क्रॉस अटलांटिक टेलीग्राफ जो कि 1856 में भेजा गया। टेलीग्राफ के ज़रिए पैगाम रसानी आसान हो गई, पैगाम रसानी तेज़ हो गई, लेकिन इंसान की जुस्तजू यहाँ नहीं रुकती। 1871 में एक और आइडिया ने जन्म लिया और इस आइडिया का ताल्लुक भी बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक करंट से ही था और इलेक्ट्रिक पल्स से ही था। और ये आइडिया कहता था कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई डॉट एंड डैश या पल्स के ज़रिए टन वाली घंटी नहीं बजा सकते, बल्कि हम इसी प्रोसेस के ज़रिए आवाज़ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। I hope you got an idea what do I mean. Yes, the idea of telephone was introduced in the history of mankind in 1871 और मामला टेलीग्राफ से निकल के चल पड़ा टेलीफोन की तरफ। टेलीफोन का जब जिक्र होता है तो हमारे ज़हन में एक ही नाम आता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेक्निकली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हैं वो इन्वेंटर थे टेलीफोन के, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 1871 में जब टेलीफोन का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया गया तो एंटोनियो म्यूसी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने टेलीफोन का डिज़ाइन पेटेंट के लिए पेश कर दिया। अब पेटेंट बुनियादी तौर पे इन्वेंशंस के इंटेलेक्चुअल राइट को कंफर्म करने का या उसको प्रोटेक्ट करने का एक तरीकाकार है। एंटोनियो म्यूसी ने जब 1871 में पहला पेटेंट जो है अप्लाई कर दिया तो बैड लक ये हुई कि उस पेटेंट के लिए $250 की फीस दरकार थी और मोहतरम एंटोनियो म्यूसी के पास $250 नहीं थे और किसी ने उनके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं किए। तो क्या हुआ कि उन्हें पेटेंट नहीं मिला। अब पेटेंट ना मिलने की वजह से एंटोनियो म्यूसी जो हैं वो ये कंफर्म नहीं कर पाए कि आई एम द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। हैरानकुन बात यह है कि एंटोनियो म्यूसी जिस लैब में काम कर रहे थे उसी लैब में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी काम करते थे और वो एंटोनियो म्यूसी के इस डिज़ाइन से वाकिफ थे जो उन्होंने पेटेंट के लिए पेश किया था। जब एंटोनियो म्यूसी पेटेंट हासिल नहीं कर पाए तो ग्राहम बेल ने मौके का फ़ायदा उठाया और पेटेंट अप्लाई कर दिया और इस तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के मौजूद करार पाए। एंटोनियो म्यूसी ने केस कर दिया ग्राहम बेल के ऊपर, केस चलता रहा और शवाहिद ये बताते रहे कि एंटोनियो म्यूसी वाज राइट, लेकिन इससे पहले कि फैसला होता एंटोनियो म्यूसी पास्ड अवे, वो इस दुनिया से चले गए
और ये तमगा के टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया है, ये उन्हीं के सर रहा। लेकिन आखिरकार 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने ये बिल पास किया कि टेलीफोन के असल मुजद एंटोनियो म्यूसी ही थे। खैर, ये आपको छोटी सी तारीख सिर्फ इसलिए बताई है ताकि टेलीफोन के बारे में जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की खिदमात हैं उनकी हकीकत को समझा जा सके। लेकिन हम वापस जाते हैं आइडिया की तरफ, और आइडिया था फ्रॉम द टेलीग्राफ टू द टेलीफोन। सो टेलीफोन जो है वो ईजाद हो गया और पैगाम रसानी मज़ीद तेज़ हो गई। अब डॉट्स एंड डैशेस और डिसाइफर करना और वो मुश्किलात से निकल के इंसान आवाज़ के ज़रिए डायरेक्टली अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाने लगा। और आपके इल्म में है, आप अगर 80 की दहाई में जवान हुए हैं तो आपने वो डायल वाले फ़ोन देखे होंगे, लेकिन जो आज भी जवान मौजूद हैं वो जो बटनों वाले तार वाले टेलीफोन देखते हैं वो बुनियादी तौर पे वही टेलीफोन्स हैं जो इस्तेमाल होते रहे उस दौर में। टेलीफोन के स्ट्रक्चर और सिस्टम के अंदर इनोवेशंस होती रहीं और तार वाला टेलीफोन एक दिन इस टेलीफोन में तब्दील हो गया जिसे हम मोबाइल कहते हैं। तो मोबाइल बुनियादी तौर पे इज़ अ टेलीफोन। वो अलग बात है कि अब ये टेलीफोन के साथ साथ मिनी कंप्यूटर भी है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है, इस पर इंटरनेट भी है, इस पर दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन भी है। बट technically mobile is the advanced form of telephone. So the story started from a telegraph, reached to telephone and reached to a mobile, and that's the idea of sharing information, sharing messages as quickly possible from distance, yani dur se पैगाम रसानी. So the idea of telegraph, idea of telephone and the idea of mobile changed our entire life. और यकीनन चेंज हो गई। मतलब एक वक्त था कि खतूत के ज़रिए बात की जाती थी और वो खतूत एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, किसी की खैर ख़बर ना होती थी, घर से अपना प्यारा बाहर जाता था तो उसकी खैर ख़बर पता करना मुश्किल था। और आज क्या है, आज हम आराम से बैठते हैं, यूं करके नंबर घुमाते हैं, मतलब घुमाना, मैं पुराना हूं ना तो मैं डायल का इशारा कर रहा हूं, वरना आज तो बटन से हम नंबर फीड करते हैं और यूं ठक करके बात होती है, खैरियत पता लग जाती है। But this all happened because of the wonderful idea of telegraph, because of the wonderful idea of telephone that changed our entire life. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। इतनी मज़ेदार बातें हो रही हैं कि ब्रेक पे जाने का भी दिल नहीं करता। नजम के सवाल से मैं वापस आऊँगी कि आजकल के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, वो हर्डल्स या हार्ड टाइम्स देखना नहीं चाहते या बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहता हूँ जी कि आर्टिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से थोड़े से ऊपर की चीज़ है और फरिश्ते से नीचे की चीज़ है, क्योंकि ये आपको मिनट में हंसाता है, मिनट में रुलाता है। इसके एहसासात ऐसे होते हैं, वो गुफ्तगू करते करते आपको रुला देगा, वो आपको हंसा देगा। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट फनकार में होता है। 10 साल मुसलसल रेडियो करने के बाद फिर टेलीविज़न पे मैं गया, तो रेडियो की इतनी ट्रेनिंग थी कि वो झिझक महसूस नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन शौक़ होता था। उससे पहले भी मेरे साथी थे नसीम कुरैशी साहब, आजकल अमेरिका में हैं, तो हम टीवी स्टेशन के बाहर जाके वो जंगले में से देखते होते थे कोई बंदा हमें बुला लेगा। और फिर ऐसे टाइम भी आया कि उन्होंने हमें फ़ोन करके भी बुलाया, घरों से आइए जी फलां प्रोग्राम करना है, तो आके बातचीत करते हैं। तो डिसहार्ट तो होना नहीं चाहिए वैसे किसी, मैं तो समझता हूँ मेहनत को जारी रखना चाहिए, और ये मेहनत का नतीजा है कि हम हटे नहीं हैं। इवन अपनी जो जॉब थी मेरी स्टेट बैंक की, वो भी मैंने इस शौक़ की खातिर छोड़ी कि मुझे जो इसमें काम करने का मज़ा आ रहा है वो बैंक में नहीं आ रहा। वहाँ 2 दम 4 2 4 2 8 4 सारा वो साफ करना पड़ता है, वो डेली रूटीन वही चल रही है, बड़ा खुश्क किस्म का। तो वो अल्लाह का नाम लेकर गुड हैंडशेक आया था तो छोड़ दिया, और इसी में किया और मेहनत किया, और मेहनत करते हुए आपका चला है। मेरा ख्याल है कि लैला भाई जानती है कि काम जो है ना वो अगर हम और भी कहीं चले जाते, कराची वगैरह में शिफ्ट हो जाते, तो आज हमारे और भी बड़े नाम होते हैं।
बिल्कुल। मैम, यही सवाल आपसे है कि हार्ड टाइम जब आपकी लाइफ में आया, आपने कैसे ओवरकम किया और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे आने वाली जनरेशन को? जी बिल्कुल, यानी अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है और आप में लगन है तो आप अगर सिंसियरली कोई काम कर रहे हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। अब ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे वक्त में तो हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बस ड्रामा चला और शोहरत मिल गई। मगर आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वो जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत करते रहें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए इंसान को, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, शॉर्टकट्स पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर इस पे अमल करें तो मेरे ख्याल से कामयाबी हासिल हो सकती है। आपने बहुत, मीडिया चूँकि एक ऐसी फील्ड है कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो मेरा आप दोनों से ये सवाल होगा, पहले मैम आपसे, कि बच्चों की परवरिश वो आपने किस तरीके से? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट जब मैं शोबिज़ में आई तो मेरे ऑलरेडी बच्चियाँ थीं दोनों, तो मैं इसलिए थोड़ी रिलक्टेंट थी। जब मुझे उन्होंने ऑफ़र किया तो मैं इसीलिए थोड़ी सी थी, क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रही थी और मुझे था कि बच्चे भी छोटे हैं, घर भी है। तो मगर फिर ये हुआ कि हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लो। तो फिर मैंने अपना ये रखा कि मैंने अपना शुरू में डिसाइड कर लिया कि मेरा घर और मेरी फैमिली कम्स फर्स्ट, पहले आएगी, उसके बाद सब कुछ है। जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ होंगी, मैं उनको छोड़ छोड़ के नहीं जाऊंगी। लिहाजा मैंने उसको काम कम किया, जैसे एक वक्त में एक पे किया, फिर बीच में ब्रेक दे दिया। अगर बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उन दिनों में कोई काम नहीं किया। और माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छा पढ़ी, और सब कहते हैं देख के कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा ब्रॉटअप किया बच्चों को। तो मैंने उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती थी दिया, और साथ साथ काम भी करती रही। ये भी नहीं हुआ कि छोड़ के बैठ गई काम, उससे मेरी भी मेंटल हेल्थ सही रही, क्योंकि काम करने से इंसान खुद भी फिट रहता है और मेंटल हेल्थ आपकी बहुत सही रहती है। शायद आप फैमिली की वजह से इस्लामाबाद नहीं छोड़ के गई। हाँ बिल्कुल, और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस्लामाबाद से नहीं। हाँ, मुझे तो कराची बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी, और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची से है जी। तो कराची वाले यही कहते थे कि काम तो सारा कराची में है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं मूव हो जाती? तो मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे आ जाऊँ? मैं नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता ये कि काम करने के लिए मैं जाती थी, चली जाती थी, अभी भी काम होता है तो चली जाती हूँ। तो शुक्र है इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया है, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ट्रैवल मैंने बच्चियों की जब शादियाँ हो गई उसके बाद शुरू किया, उससे पहले मैं ट्रैवल नहीं करती थी। जो जहाँ पे हम हो वहीं पे काम है तो कर लिया, वरना ट्रैवल नहीं किया। जब बच्चियों की शादियाँ हो गई फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल शुरू किया। ठीक। अंजुम साहब, माशाल्लाह से आपका बेटा भी फनकार है, और मुच्छी हबीबी जी के नाम से वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है वो चल रहे हैं, तो कुछ उनके बारे में बताएं। और यही परवरिश का सवाल आपके सामने भी है। मेरे 3 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, और तीनों ने इस फील्ड में काम किया। शुरू में एज ए चाइल्ड स्टार भी, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, और अब ये मुझी को एक म्यूज़िक का शौक़ है। वो कहते हैं ना फनकार कराने में फनकार ही पैदा होता है, तो मुझसे ऐसा हुआ। तो बड़ा बच्चा जो छोटा है मुझी, वो म्यूज़िक कर रहा है, और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। तबला भी, हारमोनियम भी, उसमें रुबाब भी रखी हुई है। वो हर तरह की चीज़ें जो है शौक़ है उसको, वो कर रहा है। तो बाकी जहाँ तक आपने कहा कि बच्चों की कैसे की हुई परवरिश कैसे की है, तो अगर आप मुझे इजाज़त है तो मैं बीवी से पूछूं बात पे, क्योंकि एक अच्छी माँ ही बिल्कुल माँ का काम होता है, और ये उसी की परवरिश है मेरी बीवी की, और ये उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसास। क्या बात। मैं आपसे पूछूंगी कि एक ड्रामे में आपने अपनी बेटी के साथ भी एक छोटा सा किरदार निभाया था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लगा? अपने बच्चों को फील्ड में आता देख के उनके साथ काम करना कैसा लगता है? भाई पहला ही मेरा जो प्ले था वो मेरी बेटी के साथ था। जब असल में वो काजिम पाशा जब आए थे हमारे घर, तो उन्हें एक बच्ची की ज़रूरत थी ड्रामे के लिए। तो जो मेरी बच्ची की टीचर थी वो वहाँ के जनरल मैनेजर की बेटी थी, गफरान इम्तियाज़ी साहब की। तो उन्होंने बताया था कि ये बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी तेज़ है, 5 साल की थी। तो वो फिर मेरे घर आए, जब मुझसे मुलाकात हुई तो क्योंकि रेडियो की वजह से वो मुझे जानते भी थे,
तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बच्ची की माँ भी चाहिए तो फिर हम दोनों ने किया था उसमें काम। और तानिया को तो पीटीवी अवार्ड भी मिला था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जब छोटी थी। और फारूक कैसर साहब ने, अंकल सरगम ने दिया था उसको अवार्ड। मासी मुसीबतें और अंकल सरगम जो थे उन्होंने उसको अवार्ड दिया था उस वक्त। तो माशाल्लाह ये था कि बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और मैंने उन्हें कभी नहीं रोका कि वो ना काम करे। कोशिश में मेरी बड़ी वाली बेटी साथ होती थी किरण, और तानिया ने भी इसमें थोड़ा बहुत किया था काम, मगर इन लोगों को खुद ही बड़े होने के बाद इतना शौक नहीं, खुद ही हट गए बच्चे, खुद ही वो जब माँ बाप को देखते हैं ना, माँ को देखते हैं, जैसे मुझे देखा है उन्होंने कि इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सुबह जाते हैं रात तक काम होता है, कहते हैं हम में इतनी पेशेंस नहीं है। चलिए पेशेंस, यही तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों में आजकल इतना पेशेंस नहीं है। हाँ। अभी टाइम हुआ जाता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जो कि है फूडीज़, और जल्दी से देखें वापस आएँ, थोड़े से सवाल करेंगे, फिर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। लगभग 16th से 17th सेंचुरी के बीच में केक के पीछे फ्रांस में एक जंग छिड़े, वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आज हम डिस्कस करेंगे केक की हिस्ट्री। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। केक की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हम वाइकिंग एरा में चले जाएंगे। जी हाँ, वाइकिंग्स ने जो है वो केक जो है उसको इंट्रोड्यूस किया और खाना शुरू किया। नॉर्स लैंग्वेज के अंदर जो केक है उसको काका जो है वो कहा जाता था, और वही इवॉल्व करके जो है वो केक कहलाना शुरू हो गया। जो एंशिएंट ग्रीक थे वो इसको प्लैकस कहते थे, जिसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो है फ्लैट, और वो इसको जो है वो फ्लावर और शुगर और मिल्क के साथ जो बनाते थे, तो ये आपकी केक जो है उसकी फॉर्म में बन जाता था। अच्छा, सरप्राइजिंगली जो ग्रीक वर्जन है इसका, वो आज भी उसी को जो है इवॉल्व करके देखा जाए तो वो उसी को इवॉल्व करके जो है वो रेसिपी जो है वो तैयार की गई है, और केक जो है मोर और लेस वो उसी ही बेस फॉर्म पे बनाया जाता है। फ्लावर मिक्स विद मिल्क, हनी, शुगर एंड एग्स, यही फार्मूला जो है वो ग्रीक्स से लेकर आज तक जो है वो केक बनाने के लिए यूज़ होता है। रोमन्स जो है वो इस केक को प्लेसेंटा कहते थे, और वो भी जो है बिल्कुल तकरीबन सिमिलर वर्जन ही है विद अ फ्यू मोर एडिशंस, बट जो बेस रेसिपी है वो उस टाइम से लेकर आज तक जो है वो एग्जैक्टली सेम है। रेनेसांस के टाइम के ऊपर स्पेन में जो है वो एक और वेरिएशन केक की जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसको आज भी स्पंज केक कहा जाता है। ये इंतहाई फ्लफ़ी होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर फिल्ड होती है, और इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप अगर उसको दबाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ भी हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन यूएस में मोलासेस की जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो गई थी, और इस वजह से जो है वो लोकल लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या करें, तो उन्होंने जो है वो इसको यूज़ करके एक हैवी प्रोडक्शन शुरू कर दी पैक्ड केक की। तो ये टाइम था जब आपका जो केक है वो अपनी पैक्ड फॉर्म में आ गया, और ये इतना बड़ा बिज़नेस बन गया कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर उन्होंने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, और पैक्ड केक की फॉर्म में जो है वो बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज़ जो हैं वो सामने आई, और आज भी जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये केक्स जो हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। केक से एसोसिएटेड एक बहुत ही ख़तरनाक और फ़नी स्टोरी जो है वो एसोसिएटेड है। 1789 में फ्रेंच क्वीन जो थी, उसको जब उसके सब्जेक्ट्स ने बताया कि अवाम में जो है वो खाने को नहीं है, कुछ ब्रेड नहीं है, तो उसने बड़े कनिंगली जो है वो कहा कि वो केक खा लें, और इसकी वजह से जो है अवाम में इतनी हेट्रेड जो है वो सामने आई कि लोगों ने जो है वो इवेंचुअली जो है आगे जाके उसका सर ही काट दिया इस बात पर। आज के दौर में जो है वो केक इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया कि इसकी बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से और डिफरेंट फ्लेवर के हिसाब से जो है वो आ गई हैं। जो बेसिक फॉर्म है वो एग्स के साथ जो है वो बनता है, एग केक जो होता है,
इसी तरह जो है वो स्पंज केक के बारे में मैंने आपको बताया। चॉकलेट केक जो है वो बहुत फेमस है, कॉफ़ी केक जो है वो बहुत फेमस है, चीज़ केक जो मेरा बिल्कुल पर्सनल इंतहाई फेवरेट केक है, और इसी तरह जो है वो और डिफरेंट वेरिएशंस हैं केक की जो कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है वो खाई जाती हैं। कुछ स्मॉलर वेंडर्स जो हैं वो इसको अपने तौर पे सर्व करते हैं, कुछ जो बड़े वेंडर्स हैं यानी कि बड़े बिजनेसेस हैं वो इसको डिफरेंट फॉर्म में जो है वो सर्व करते हैं। केक की बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है कि इसमें एक वेरिएशन जो है वो लेयर्ड केक की भी है, यानी कि केक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट लेयर्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और ईच लेयर के अंदर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो आप क्रीम, सॉस, चॉकलेट सिरप कुछ भी डाल सकते हैं। बल्कि मेरे सामने जो वक्त पड़ा हुआ है इसके ऊपर चॉकलेट सिरप और नट्स लगे हुए हैं। मॉडर्न डे केक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो है जो आपके केक्स जो हैं फैंसी केक्स तैयार किए जाते हैं, कस्टम केक्स तैयार किए जाते हैं। उन केक्स में जो है वो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट वेरिएशंस बनती हैं। कई लोग जो हैं वो उसको किसी कार्टून के फॉर्म में बनाते हैं, कुछ जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ के ऊपर, कुछ जो है इवन उसके ऊपर अपनी जो है वो शक्ल जो है या फ़ोटोज़ जो हैं वो भी प्रिंट करते हैं, और वो सारी एडिबल होती हैं। शुरू में तो केक जो है वो एज अ नेसेसिटी खाई जाती थी, पर आज कल जो है वो ये सेलिब्रेशन के तौर पर भी खाया जाता है। आपकी कोई भी बर्थडे हो वो इसके बगैर इनकम्प्लीट है। चाय, कॉफ़ी उसके साथ भी एज अ साइड खाया जाता है। तो अब जो है ये इसके जो जितने भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो आपके जो है वो या तो सेलिब्रेशन के टाइम पे खाए जाते हैं या फिर जैसे मैंने मेंशन किया चाय या कॉफ़ी के साथ खाए जाते हैं। तो ये जो केक की हिस्ट्री है ये बिल्कुल इसी तरह रिच है जैसे कि हमने आजकल जो केक है वो बना दिया है, यानी कि केक के अंदर जो है वो हम बहुत सारी एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की जो टॉपिंग्स करते हैं, क्रीम की, चॉकलेट सॉस की, कैरामल की, फ्रूट्स की, नट्स की, तो ये उसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। तो मेरे सामने जो ये मज़ेदार केक पड़ा मैं इसको ख़त्म करूँगा और आपसे मिलूँगा अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू द शो। मैम, जाते जाते मुझे बताएं कि मैंने आपके बारे में सुना आपके हस्बैंड बड़े पॉसेसिव हैं, तो अगर कोई फ़ैन आ जाए आपके पास, बहुत ही ज़्यादा आपका बड़ा फ़ैन हो, तो फिर कैसे डील करती हैं उसको? पॉसेसिव हैं मगर साथ में बहुत सपोर्टिव भी हैं, और ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं पीपल कम टू मी, दे लव मी सो मच। उनको बड़ा अच्छा लगता है, और अक्सर आपको पता है हमारे यहाँ इन्विटेशन कार्ड्स जो आते हैं उस पर लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेस लैला ज़ुबैरी। तो मगर ये कि बेचारे वो माइंड नहीं करते, कहते नहीं आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो माशाल्लाह ये है कि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और फैंस तो आते हैं नेचुरली। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब ज़्यादा मर्द वगैरह ज़्यादा अकेले आएँ तस्वीर खिंचवाने तो उनको होता है कि नहीं, ख़वातीन के साथ ठीक है या फैमिली के साथ ठीक है, अकेले मर्दों के साथ नहीं, तो वो थोड़ा सा होता है उन्हें। अदरवाइज वो बिल्कुल माइंड नहीं करते, लोग आके बात भी करें और सब कुछ हो, तो कहते हैं ज़ाहिर है इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज, तो क्या कर सकते हैं। अरसा इंडस्ट्री में गुजारा, आपको क्या लगता है कि इस कामयाबी का राज क्या है कि जो आपने किया लोग नहीं करते, या जो आप देखती हैं कि लोग करते हैं जिसकी वजह से कामयाबी मिल जाती है? कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाएं, अगर आप में कमिटमेंट और डेडिकेशन है तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं भी यही समझती हूँ। कुछ बच्चे आजकल के, सब नहीं मैं कह रही, सब बहुत अच्छे भी हैं इसमें, कि जैसे वो टाइम का उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जैसे 10 बजे का टाइम दिया जाता है। हम लोग तो पुराने लोग हैं, हम तो 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर कुछ ऐसे हैं यंगस्टर्स में जो अपने सो के नहीं उठती, लड़कियाँ ख़ास तौर से सुबह सो के नहीं उठ रही, 2-2 बजे तक हम बैठे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो 2 बजे फिर आ रही है और फिर हम सब बैठे होते हैं। अंजुम साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इंडस्ट्री में सरवाइव करने का कुलिया क्या है? मेरा ख्याल मेहनत तो है, सिर्फ मेहनत करेंगे, जितनी लगन रखेंगे अपने काम से, आप काम, क्योंकि जो चीज़ नज़र आता है
जो दिखती है वो बिकती है, हम लोग वो बोलते हैं। तो आप अगर परफॉर्मेंस की है एक ड्रामे में अच्छी, तो डेफिनेट आपको दूसरी जगह से बुलावा आ जाएगा। लेकिन एक हम ये भी बात सुनते हैं कि लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और आपकी तभी कामयाबी है जब आप अच्छी नेटवर्किंग। हज़ारों आदमियों का ये मोबाइल पर मैसेज आ रहे होते हैं, हमने काम करना है, हमने काम करना है। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग काम कर सकते हैं। काम करके दिखाना, कैमरे को फेस करना, एक आम आदमी 2 मिनट भी कैमरे के सामने वो नहीं बोल सकता, या उसकी वॉइस में फ़र्क पड़ रहा होता है। जैसे कमेंटेटर कोई अच्छा बोल रहा होता है, साथ किसी से जब कमेंट लेता तो उसकी आवाज़ तरह अजीब सी तरह की थी। तो ये मसले होते हैं। ये डायरेक्ट जो है ना, क्या कहना चाहिए, लाला ने भी कहा, मैं किस तरह पहुँचा हूँ, कमिटमेंट के साथ साथ वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी भी जो है ना, ये बड़ी मस्ट है। जैसे बहुत अच्छी बात है, अगर सब लोग वक्त पे आ जाएं, वो नहीं है, वैल्यू नहीं देते टाइम को, ये बड़ी गलत तो सर्वाइव करने के लिए मेहनत है मेरा ख्याल है। बस सिर्फ लॉबी शॉबी बहुत ये पीछे रह जाती है चीज़ें। इसमें जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है ये कि इसमें सिफारिश नहीं चलती, काम करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक, आप काम करेंगे और तो जहाँ किसी की सिफारिश होती है ना, आ तो सकते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। सिफारिश से एक तो मिल जाता है, जो सिफारिश से आते हैं ना, तो फिर आपको नजर आ जाता है। बिल्कुल, स्क्रीन धोखा नहीं देती। स्क्रीन धोखा नहीं देता। सिफारिश से काम नहीं चलता। वो एक ही दफ़ा सिफारिश होती है, उसके बाद वो किक मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए लगा होता है सीरियल्स में या ड्रामों में, तो वो ऐसा तो नहीं रिस्क ले सकते। आखिरी सवाल, बिल्कुल हम लोग नज़दीक हैं इख्तिताम के। अंजुम साहब, ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो इस फील्ड के हवाले से या ड्रामे के हवाले से? फील्ड के हवाले से और किरदार के हवाले से? वैसे भी मेरे ख्याल जब किसी से इंटरव्यू लेते हैं ना, जैसे किसी भी खातून से या किसी मर्द से, तो वो कहता है जी बस सब मेरी यही ख्वाहिश है मैं अंधे का रोल करूं। वो हम लोग कर चुके हैं। क्यों जी, अक्सर कहा है। और मैं बड़ा खुशी से बताना पड़ रहा है कि हमारी ईसाई जो क्रिश्चियन हमारे कम्युनिटी है, उसकी एक फिल्म थी शाफी, तो उसमें मैंने अंधे का भी रोल किया, और जो कि हज़रत ईसा की तलाश में निकलता है ताकि वो उसकी आंखें वापस आ जाएं, और उसके बेटे को भी कोड़ होता है बहुत ज़्यादा कि उससे मुलाकात करूँगा, तो उसमें अंधे का रोल किया हुआ पूरी फिल्म में। लिहाजा अब किसी किस्म को हसरत नहीं कि कौन सा रोल करना है। फारूक कैसर साहब के प्रोग्राम में इतने करैक्टर किए, उसमें मज़ाहिया खाके होते थे, फिर ड्रामे सोलो बेशुमार किए, तो हर तरह के करैक्टर कर चुके हैं। अब कोई ख्वाहिश नहीं है, अब तो बस ये गुजारिश करनी है डायरेक्टर साहब से कि अब बस अब सिर्फ आराम दे दें, आर्टिस्टों की फलाह बहबूद करने के लिए आपको दिल करता है कि जो लोग गरीब है आर्टिस्टों में, उनको फलाह बहबूद की जाए। इस सिलसिले में हम तंजीम बना रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला के आर्टिस्ट जो रह गए पीछे, उनके लिए कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया अंजुम हबीबी साहब आपके वक्त का। मैम आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है एक्ट, और वो एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट नाम है उसका, और वो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज है, और उसमें हम एक्टर्स के लिए काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि आप लोगों के जो आगे के मिशंस हैं उनमें कामयाबी मिले। इसी नोट पर इख्तिताम करेंगे कि जिस तरीके से कहा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी फील्ड में हैं वहाँ पर मेहनत करें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुझे हलीमा को और पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और सुबह को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।